नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड और हिंदी के लिए मिक्स सीरीज़, जिसमें हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और 20 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का कि संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 153 में। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है 153 में और ये है भाग 6 में। तो संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान में किस अनुच्छेद में विधानसभा का प्रावधान है। तो ये राज्य से संबंधित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 170 में। तो अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 170 और ये भी भाग 6 में ही आते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 60। कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, न्यूनतम जो मानक रखा गया है किसी भी विधानसभा के लिए। अगला प्रश्न है कि कब पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया, ये मार्च 2008 में। तो मार्च 2008 में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 30% से 50% कर दिया गया महिलाओं की जो आरक्षण था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1987 में किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था। तो 1987 में किसने राज्य की मांग को लेकर, यानी जो पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन था हमारा, तो इसमें पत्र बम किसने फेंका था संसद में, तो ये फेंका था त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने। त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने, और ये यूकेडी के जो उत्तराखंड क्रांति दल है तो उसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो ये उपाध्यक्ष थे, तो इन्होंने संसद में पत्र बम फेंका था पृथक राज्य आंदोलन के दौरान 1987 में। तो ये दोनों, ये एक तो ईयर महत्वपूर्ण है और दूसरा ये नाम महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना भी है। अगला प्रश्न है कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, तो इसमें विधानसभा की प्रथम बैठक होती है 9 से 11 जून 2014 में। तो 9 से 11 जून 2014 में सर्वप्रथम बैठक होती है राज्य विधानसभा में। तो गैरसैंण जो विधानसभा है वहाँ पर बैठक होती है 9 से 11 जून 2014। अगला प्रश्न है कि मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। तो मतदाता की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, तो ये है हरिद्वार। तो हरिद्वार सीट क्या है, जो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं और इसमें से हरिद्वार क्या है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। अगला प्रश्न हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। तो मतदाताओं की दृष्टि से बात करें तो हरिद्वार क्या है, सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, पौड़ी। तो पौड़ी क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी सीट कौन सी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है, तो ये है पौड़ी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी सीट है पौड़ी, यानी जनसंख्या इसमें सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान है, तो महाधिवक्ता का प्रावधान है अनुच्छेद 165 में। तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है, या महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में इसमें प्रावधान रखे गए हैं अनुच्छेद 165 में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का प्रावधान है। तो संविधान के
अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है राज्य के 61% भाग पर। तो राज्य के कुल 61% भाग पर अभी भी क्या है, सिविल पुलिस व्यवस्था लागू नहीं है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। तो 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है और 1874 से यह व्यवस्था लागू की गई थी, यानी ब्रिटिश समय से यह चली आ रही है। अगला प्रश्न हमारा कि सितारगंज, बाजपुर, खटीमा किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। तो सितारगंज, बाजपुर, खटीमा ये आते हैं तराई क्षेत्र में। तो ये किसके भाग हैं, तराई के भाग हैं। और ज़िले की बात करें तो ये उधम सिंह नगर में आते हैं। तो तीनों क्या हैं, ये उधम सिंह नगर के छोटे बड़े नगर हैं, सितारगंज, बाजपुर, खटीमा। तो ये भौगोलिक क्षेत्र की बात करें हम तो कहाँ आते हैं, ये तराई भाग में आता है, ये सारा तराई क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न हमारा कि बीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा था। तो बीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु कहा श्रीदेव सुमन को। तो श्रीदेव सुमन जिन्होंने टिहरी रियासत के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था और 84 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी, उसके बाद ये शहीद हो गए थे। तो टिहरी जो राज्य था उसके जो सामंतवादी नीतियां थी तो उनके विरोध में श्रीदेव सुमन ने क्या किया था, अनशन किया था। तो श्रीदेव सुमन क्या है, टिहरी रियासत से संबंधित हैं और इनको बीडी पांडे ने क्या कहा है, तो गढ़वाल का अभिमन्यु कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, गढ़वाल का अभिमन्यु श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शिवालिक श्रेणी को। किसको कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद। अगला प्रश्न है कि शिवालिक क्षेत्र की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो जो शिवालिक श्रेणी है तो यह सबसे निचली श्रेणी है हिमालय की। तो सबसे पहले आता है महान या उच्च हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे नीचे आता है शिवालिक। शिवालिक या इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो इसकी चोटियों की जो औसत ऊंचाई होती है वह होती है 700 से 1200 मीटर के आसपास। तो सबसे कम होगी यहाँ पर चोटियों की ऊंचाई, तो 700 से 1200 मीटर के आसपास क्या होती है, इन चोटियों की ऊंचाई होती है। और जो ये मध्य हिमालय है तो ये क्या होता है, इसकी 1200 से 4500 के बीच क्या होती है, इसकी कुल ऊंचाई होती है। और जो महान हिमालय है वो 4500 से, और उत्तराखंड में 7817, यानी जो पश्चिमी नंदा देवी है तो उसके जो हाईएस्ट पीक है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर। तो यहाँ तक है इसकी 4500 से 7817 मीटर तक इसकी कुल ऊंचाई है उत्तराखंड में महान हिमालय की। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, 700 से 1200 मीटर के आसपास। अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय व शिवालिक क्षेत्र के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के बीच के जो भाग होता है उसे कहा जाता है दून या द्वार क्षेत्र। क्या कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच क्या होता है, दून या द्वार क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो चौड़ी और क्षैतिज घाटियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, पश्चिम में दून कहा जाता है और पूरब में इनको कहते हैं, पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहा जाता है। तो पश्चिम में इनको दून कहते हैं, पश्चिम में दून, और पूरब में क्या कहते हैं, इनको द्वार कहा जाता है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के बीच को भाग को दून घाटी या दून कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोठरी व चौखम दून कहाँ स्थित हैं। तो कोठरी और चौखम दून कहाँ स्थित हैं, ये हैं पौड़ी जिले में। तो मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच के जो घाटियाँ होती हैं या विस्तृत जो क्षैतिज क्षेत्रफल होता है उसको दून कहते हैं। तो इसी प्रकार की कोठरी और चौखम दून है तो ये है पौड़ी जिले में। तो पौड़ी जिले में है कोठारी और चौखम दून। अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियों के ढालों में छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है।
तो मध्य हिमालय के पर्वत श्रेणी की जो ढाल होती है तो उसमें जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं तो उनको कहा जाता है बुग्याल या पयार। क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार कहा जाता है हमारे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, बुग्यालों को हिमाचल में क्या कहा जाता है? तो बुग्यालों को हिमाचल में थच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थच कहा जाता है। और वहीं कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग, टनमर्ग। तो ये क्या है? कश्मीर में इन्हीं घास के मैदानों को मर्ग और हिमाचल में थच कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि कोदिया बगड़ जहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है तो वह स्थान कहाँ है? तो कोदिया बगड़ नामक स्थान है गैरसैंण में। ये गैरसैंण में है और यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी है और यहाँ पर जून के माह में मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? तो राज्य में ट्रांस हिमालय का जो भाग है वह काफ़ी कम है। इसका जो ज़्यादातर भाग है वो तिब्बत के क्षेत्र में आता है, यानी चीन या तिब्बत के क्षेत्र में आता है। भारत में यह काफ़ी कम है और उत्तराखंड में तो बहुत ही कम है। तो इस श्रेणी की जो अंतर्गत जो श्रेणी आती है मुख्य, उसको कहते हैं जैक्सर श्रेणी। इसको क्या कहा जाता है? जैक्सर श्रेणी कहा जाता है, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ है? तो रानीखेत नगर किस पर्वत श्रेणी पर है? तो ये मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी पर है। तो रानीखेत नगर मध्य हिमालय का भाग है, तो ये मध्य हिमालय में आता है। अगला प्रश्न है कि लदिया नदी कहाँ से निकलती है? तो लदिया नदी निकलती है गजार नामक स्थान से। कहाँ से निकलती है? गजार नामक स्थान से यह नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़ का मिलन बिंदु है। तो अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ का मिलन बिंदु क्या है? ये गजार नामक स्थान है जहाँ से लदिया नदी निकलती है। तो गजार क्या है? तीनों जो ये डिस्ट्रिक्ट है हमारे, तो इनका मिलन बिंदु भी है। अगला प्रश्न है काली व लदिया का संगम कहाँ पर होता है? तो काली और लदिया का जो संगम होता है वह होता है चोका, चंपावत में। तो चोका नामक स्थान है चंपावत में और यहाँ पर काली और लदिया का संगम भी होता है और यह काली की क्या है? अंतिम नदी भी है लदिया। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? तो गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी सरवदी या चौराबाड़ी ताल, और यह केदारनाथ के पास स्थित है सरवदी या चौराबाड़ी ताल। और इसी ताल के टूटने से 2013 में क्या आई थी? आपदा आई थी। तो ये वही ताल है, सरवदी या चौराबाड़ी ताल भी से कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि थलैया सागर पर्वत श्रृंखला है। थलैया सागर पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी के केदारताल के पास। तो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला कहाँ है? उत्तरकाशी में है और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में क्या है? केदारताल स्थित है, थलैया सागर पर्वत श्रृंखलाओं में। अगला प्रश्न है कि राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है। तो राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है साल। तो साल उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है। अगला प्रश्न है राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत कितने % वन क्षेत्र आता है? यानी राजस्व विभाग के अंतर्गत कितने % वन क्षेत्र उत्तराखंड का आता है? तो उत्तराखंड के राजस्व विभाग के अंतर्गत है 13.67% क्या है? जो कुल वन है हमारा उसका 13.67% किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है राजस्व विभागाधीन। तो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है 13.67% वन, और वन पंचायतों के अंतर्गत आता है 15.32% वन। क्या आता है? वन पंचायतों के अधीन है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। 13.67% वन किसके अंतर्गत है? राजस्व, और वन पंचायतों के अंतर्गत है 15.32। अगला प्रश्न है वन विभाग के अंतर्गत कितने % वन क्षेत्र आता है? तो वन विभाग के अंतर्गत आता है 70.46। तो 70.46% क्या है? ये वन आता है हमारे वन विभाग के अंतर्गत। और पंचायतों के अंतर्गत वन पंचायतों में 15.32
और राजस्व विभाग अधीन के अंतर्गत 13.67% वन रखा गया है। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता में राज्य को क्या कहा गया है। जो चरक संहिता है उसमें राज्य को क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा कहा गया है चरक संहिता नामक ग्रंथ में राज्य को। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य में कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो राज्य में कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ये होता है खैर वृक्ष से। खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में किस पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। तो राज्य में विलो नामक पेड़ से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है, यानी क्रिकेट का जो बैट होता है तो विलो नामक पेड़ से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो राज्य में बांज वृक्ष की मुख्यतः 5 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो राज्य में 5 प्रकार के बांज वृक्ष हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की कौन सी जड़ी बूटी पीलिया उपचार के लिए सहायक है। तो राज्य की किल्मोड़ा नामक जड़ी बूटी क्या है? पीलिया उपचार के लिए सहायक सिद्ध होती है। तो किल्मोड़ा है जिससे पीलिया को ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पौधा कैंसर इलाज के लिए प्रमुख है। तो ये है धुनेर। कौन सा पौधा कैंसर इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है धुनेर नामक पौधा। क्या होता है? कैंसर इलाज के इससे दवा बनती है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम किस जड़ी बूटी की खेती प्रारंभ की गई थी। तो कुमाऊं में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती की गई थी प्रारंभ। तो बेलाडोना नामक जड़ी बूटी थी जिसकी कुमाऊं में सर्वप्रथम खेती की गई 1903 ईस्वी से। तो 1903 ईस्वी से राज्य में जड़ी बूटी की खेती करना प्रारंभ हुआ और सबसे पहले खेती की गई बेलाडोना की। अगला प्रश्न है कि राज्य में बायोडीजल बनाने के लिए खेती की जाती है। तो राज्य में बायोडीजल बनाने के लिए खेती की जाती है जेट्रोफा की। तो जेट्रोफा की खेती की जाती है बायोडीजल बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई। तो राज्य में पौधरोपण नीति लागू हुई 6 जनवरी 2006 को। तो 6 जनवरी 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई। अगला प्रश्न है कि राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। तो राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया 2008-9 में। तो राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया 2008-9 में। अगला प्रश्न है कि राज्य में वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो राज्य में वन्य बोर्ड जीव का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो राज्य में वन्य बोर्ड जीव का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि राज्य के किन जिलों में मैग्नेसाइट खनिज मिलता है। तो राज्य के किन जिलों में मैग्नेसाइट खनिज मिलता है, तो प्रमुख रूप से चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हमें मैग्नेसाइट प्राप्त होता है। तो मैग्नेसाइट खनिज हमें चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किन जिलों में डोलोमाइट खनिज हमें प्राप्त होता है। तो राज्य में देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ से क्या होता है, हमें डोलोमाइट नामक खनिज क्या होता है, प्राप्त होता है। तो डोलोमाइट खनिज वाले प्रमुख जिले हैं देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़। 3 प्रमुख जिले हैं डोलोमाइट खनिज से संबंधित। अगला प्रश्न है कि कालसी के मंदारम व बारकोट क्षेत्र संबंधित है। कालसी के मंदारम व बारकोट क्षेत्र संबंधित है, तो ये संबंधित है चूना पत्थर से। यहाँ पर चूना पत्थर की खदानें हैं। तो कालसी के पास क्या है, मंदारम और बारकोट नामक स्थल स्थित हैं जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है। तो राज्य में उत्पादित होने वाले सेब को दिल्ली में बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड से। न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से दिल्ली में बेचा जाता है यहाँ के उत्पादित सेब को। प्रश्न है कि हिमालयन गजेटियर के लेखक हैं। तो हिमालयन गजेटियर के लेखक हैं एटकिंसन। कौन है? ब्रिटिश इतिहासकार हैं एटकिंसन। तो इनके द्वारा हिमालय गजेटियर लिखा गया। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है।
तो राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उधम सिंह नगर में। कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। राज्य के सभी जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न है कि वीर केसरी के रचनाकार हैं। तो वीर केसरी नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? तो ये है कवि शिवराम। कौन है? कवि शिवराम है। और ये केसरी चंद की उसमें इन्होंने लिखा है। 3 मई को चौलिथात में इनका मेला भी लगता है वीर केसरी का। अगला प्रश्न है, रिंगाल या बौना बांस एक प्रकार का क्या है? तो रिंगाल जिसे बौना बांस भी कहते हैं, तो एक प्रकार का क्या है? या घास है। तो रिंगाल और बौना बांस या जिसे बौना बांस भी कहा जाता है, तो ये क्या है? यह होता है घास। तो ये उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हिंदी में कि व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में अलंकार है। तो इन पंक्तियों में अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? ऐसे शब्द मतलब जिनमें क्या हो, शब्दों की वर्णों की पुनरावृत्ति हो, यानी वर्ण क्या हो, दोबारा आए। तो इसमें देखिए अदवा और या क्या है, दोबारा आ रहे हैं। तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये क्या होता है? एक शब्द अलंकार होता है अनुप्रास। अगला प्रश्न हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से संबंधित है बघेली बोली। अगला प्रश्न है कि अवधि काव्य भाषा में कितने रूप मिलते हैं? तो जो अवधि काव्य भाषा होती है इसमें हमें 2 रूप देखने को मिलते हैं। तो अवधि काव्य भाषा में 2 रूप मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? तो रामचरितमानस की रचना अवधि में की गई है। तो अवधि भाषा में यह रचना की गई है। अगला प्रश्न है कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे वाग्दाता कहेंगे। वाग्दाता वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। अगला प्रश्न है कि ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, काल आदि के परिवर्तन से भी न बदले। तो जिनका रूप क्या है? लिंग, वचन, काल आदि के परिवर्तन से भी न बदले, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं। यानी इनमें परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उनका लिंग परिवर्तन या वचन या काल किसी के भी अंतर्गत इनका परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसे रहेंगे। जैसे प्रति, यथा, आज। तो इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? ये अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो इन्होंने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। तो शांत रस को इन्होंने नाटकों में प्रयोग नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि अनुभवों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभवों के होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं अनुभवों के। अगला प्रश्न है, विवत्स रस का स्थायी भाव है। तो विवत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। तो विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। अगला प्रश्न है, घी खिचड़ी होना कहावत का अर्थ है। तो घी खिचड़ी होना कहावत का क्या अर्थ होगा? तो ये होता है खूब घुलना मिलना। क्या होता है? खूब घुलना मिलना क्या होता है इसका? घी खिचड़ी होना है। अगला प्रश्न है, मेरे को बाजार जाना है में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो मेरे को बाजार जाना है, तो इसमें क्या है? सर्वनाम अशुद्धि है। तो मेरे की जगह क्या आ जाएगा? मेरे को की जगह मुझे आ जाएगा कि मुझे बाजार जाना है। तो इसमें क्या है? सर्वनामिक अशुद्धि है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। तो निहार नामक काव्य संकलन है महादेवी वर्मा का, और ये इनका क्या है? प्रथम काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे इधर आओ। तो कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है। तो कुछ बच्चे इधर आओ में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, अग्र का विलोम है। तो अग्र का विलोम क्या हो जाएगा?
पश्च अगर का विलोम हो जाएगा पश्च। अगला प्रश्न है बोलिया शब्द है, तो बोलिया शब्द क्या है, तो यह बोलिया शब्द है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग है बोलिया शब्द। अगला प्रश्न है कि वह तुम सम तुम उन सम स्वामी, वह तुम सम और तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार हो जाएगा, वह तुम सम और तुम उन सम स्वामी। अगला प्रश्न है कि पानी का सामान्य बहुवचन है, तो पानी का बहुवचन भी क्या होगा, पानी ही हो जाएगा, तो सामान्य बहुवचन क्या होगा, पानी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैं तो इनका काल कब से कब तक माना जाता है, तो आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं तो इनका विकास काल 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना गया है, तो यानी 1000 ईस्वी से स्टार्ट है और लगातार इनका क्या हो रहा है, आधुनिक भाषाओं विकास हो रहा है। और इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि कुमार संभव के रचयिता हैं, तो कुमार संभव नामक रचना के रचयिता कौन हैं, तो इसके रचयिता हैं कालिदास जी। तो कुमार संभव के रचयिता कौन हैं, कालिदास। तो ये थे हमारे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड के, जिसमें हमने 50 उत्तराखंड के और 20 हिंदी के प्रश्नों के बारे में चर्चा की। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।